करना कैसे, अमलगामेशन हमको समझना। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं अमलगामेशन का। ये अमलगामेशन का सर शॉर्टकट है क्या? बेटे अमलगामेशन में क्या होता है? कुछ नहीं है अमलगामेशन में, सिंपल दो कंपनियां होती। क्या कंपनी होती है? ए कंपनी, बी कंपनी। ए कंपनी, बी कंपनी। सपोज ए कंपनी की कैपिटल है बेटे 10 लाख। ए कंपनी की कैपिटल कितनी है? 10 लाख। बी कंपनी की कैपिटल है 5 लाख। इसके रिजर्व्स हैं 20 लाख, इसके रिजर्व्स हैं 10 लाख। इसके स्टेट्यूटरी रिजर्व हैं, स्टेट्यूटरी रिजर्व बेटे 10 लाख और इसके स्टेट्यूटरी रिजर्व में 5 लाख। क्रेडिटर्स हैं 10 लाख, इसके क्रेडिटर्स हैं 5 लाख। टोटल हमारा 50 लाख इसकी टोटल बैलेंस शीट आती है। इसकी टोटल बैलेंस शीट है 25 लाख। हमारी फिक्स असेट्स है बेटे 20 लाख, इसकी 5 लाख। करंट असेट्स है 10 लाख, इसकी है 5 लाख या 8 लाख। कैश है इसका 10 लाख, इसका कैश है 7 लाख। फिक्टिशियस असेट्स हैं, फिक्टिशियस असेट्स हैं 10 लाख, इसकी फिक्टिशियस असेट्स हैं 5 लाख। ओके, तो ये हो गया 5 और 25, ये हो गया 50। बेटे ये दोनों कंपनियां मर्ज हो रही हैं, अमलगामेट हो रही हैं। इस तरह की बैलेंस शीट आपको दी हुई है और आपको बैलेंस शीट बनानी है। एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, तो आपको समझना क्या है, दो मेथड है। वो तो मैंने आपको तरीका बताया है किस तरह मेथड्स होते हैं, कब किसके अंदर उसको परचेज कहा जाता है, कब उसको कहा जाता है मर्जर, किस तरह जर्नल एंट्री होती है। नाउ कमिंग टू द शॉर्टकट। शॉर्टकट सीधा आपको 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, एंट्री करनी। तो बेटे इसमें सपोज दिस क्वेश्चन इज, दो तरह से सॉल्व करना है, एक इन द केस ऑफ द मर्जर और सेकंड इन द केस ऑफ द परचेज। जैसा आपको बताया परचेज कंसीडरेशन आपको दिया हुआ है या परचेज कंसीडरेशन आपने कैलकुलेट किया। परचेज कंसीडरेशन इन द केस ऑफ द मर्जर आता है, दिया हुआ है 8 लाख। इन द केस ऑफ परचेज इट इज 10 लाख। ओके, इट मे बी सेम आल्सो, इट मे बी डिफर आल्सो, लेकिन मैं आपको दोनों केस के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं कैसे हमको 5 मिनट के अंदर करना है। बेटे हमको सबसे पहला करना है प्लस का निशान लगाना आना है। ये प्लस बेटे हम लोग लगा रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, हालांकि प्लस का मतलब डेबिट और क्रेडिट है। हम जब एंट्री करेंगे तो प्लस से करेंगे। तो बेटे हमारा क्या हो जाएगा 25, 18, 17, 15। तो बैलेंस शीट हमारी हो जाएगी 75। यहाँ बेटे हम लोग एक कॉलम बनाएंगे ए प्लस बी में, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15। अब बेटे ये 5 है, इस 5 की जगह जब हम 8 लाख के शेयर्स देंगे तो बेटे ये हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी 18 लाख। तो बेटे ये 75 मिलेगी कैसे? तो बेटे जो 3 लाख एक्स्ट्रा दी हैं वो 3 लाख हम रिजर्व में से घटाएंगे, तो 20 प्लस 10 और माइनस ये 20 में से 3 घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 27। तो दिस इज द बैलेंस शीट, दिस इज द केस ऑफ द मर्जर। अब हमको एंट्री कैसे करनी है? बैलेंस शीट हमारी तैयार, 5 मिनट के अंदर हमारी बैलेंस शीट तैयार। हमको करना क्या है बेटे, ये इस तरह तो हम प्लस कर नहीं सकते, तो हम फिक्स असेट डेबिट, करंट असेट डेबिट करेंगे, कैश डेबिट करेंगे,
फिक्टिशियस असेट डेबिट करेंगे, रिजर्व क्रेडिट करेंगे, स्टेटरी रिजर्व क्रेडिट करेंगे, कैटस क्रेडिट करेंगे। जो डिफरेंस होगा वो पहले लिक्विडेटर अकाउंट में करेंगे क्रेडिट, उसके बाद में जब हम पेमेंट करेंगे लिक्विडेटर डेबिट कर देंगे। बिजनेस मर्जर के केस में हम लोग क्या करेंगे, पहली एंटी बिजनेस मर्जर अकाउंट, असेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट करेंगे, या बिजनेस मर्जर और बिजनेस परचेज से एंट्री करेंगे। समझ में आया? तो बेटे हमको ये करना है शॉर्टकट। एंट्री तो आपकी हो ही जाएंगी। एंट्री में तो हमको करना क्या है, जो परचेज कंसीडरेशन होगा उस परचेज कंसीडरेशन के अलावा कितना डिफरेंस होगा ये इसके अंदर प्लस माइनस हो जाएगा। यदि 5 की जगह हम 4 करते तब क्या होता, तब हमारा 1 लाख रुपए रिजर्व में जुड़ जाता, वो हमारा कैपिटल रिजर्व हो जाता। ओके, यदि यही केस हमारा होता परचेज के केस में, इन द केस ऑफ परचेज हमारी क्या बैलेंस शीट होती, ये हम आपको बताते हैं। परचेज के केस में क्या होती, परचेज के केस में बेटे हम ये रिजर्व इसका वाला प्लस नहीं करते, ये स्टेटरी रिजर्व भी हम प्लस नहीं करते, क्योंकि ये सब शेयर होल्डर्स के फंड है, ये भी प्लस नहीं करते। ये सारा चीजों के अगेंस्ट हम क्या देते, परचेज कंसीडरेशन। ओके, तो बेटे ये हमारा 25 आ जाता, ये हमारा 18 आ जाता, ये हमारा 17 आ जाता, ये हमारा 10 आ जाता। ओके, अब हमारा ये सारा खत्म होके कितना होता, 5 + 10 + 5 - 5, यानी 15 की जगह हम देते कितना, 10 लाख, यानी 5 लाख का हमको फायदा होता। तो 20 लाख ये होता, और 5 लाख का हमको कैपिटल रिजर्व बढ़ जाता। 20 + 5 + 10 + 15। तो बेटे हमारी बैलेंस शीट आती 40 और 5 45 और 55 और 15 70। तो बेटे ये आ जाता है, ये भी बेटे 70। लेकिन स्टेटरी रिजर्व जो हमने खत्म कर दिया वो हम खत्म कर नहीं सकते, तो बेटे हम दोबारा इसके अंदर एक स्टेटरी रिजर्व क्रिएट करते 5 का, और इसको हम यहाँ पे डाल देते अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, तो बेटे ये हो जाती है हमारी 75, ये हो जाती है हमारी 75। दिस इज द शॉर्टकट मेथड ऑफ द अमलगामेशन। ओके, thank you for patient hearing.
गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम शुरू कर रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ, तो बेटे कॉर्पोरेट लॉ आपने पढ़ा होगा कि पीसीसी के अंदर आपने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा होगा सेक्शन 1 to सेक्शन 205। अब फाइनल के अंदर आपको शुरुआत करनी होगी, करते हैं हम सेक्शन 209। सेक्शन 209 है क्या बेटे? कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा ऑडिट के अंदर। बेटे आपको आईपीसीसी लेवल पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़नी है ऑडिट के अंदर, और फाइनल लेवल पे सेम चीज आपको पढ़नी है कॉर्पोरेट लॉ के अंदर। तो हम क्या करते हैं कॉर्पोरेट लॉ। बेटे ये कॉर्पोरेट लॉ के अंदर हम सबसे पहला चैप्टर लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट। तो कंपनी लॉ ने एक एक चीज स्पेसिफाई की हुई है। क्या स्पेसिफाई करनी है? क्योंकि बेटे जो रेगुलेटर होता है वो रेगुलेट करता है, तो एक एक चीज को के लिए नियम बनाता है, एक एक चीज के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। तो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर होता क्या? तो कॉर्पोरेट लॉ में सबसे पहला सेक्शन शुरू हुआ है 209। क्या कहता है ये सेक्शन 209? 209 आप कहें 209 सब सेक्शन 1, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी मेंटेन। एवरी कंपनी हैज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंटेनिंग, क्या करना है? एवरी कंपनी हैज टू मेंटेन, क्या करना है? एवरी कंपनी हैज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। हर एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ कंटेनिंग रिगार्डिंग कंटेनिंग क्या क्या? 4 चीजों के बारे में। पहली चीज क्या है? सेल एंड परचेज, रिसीट एंड पेमेंट, असेट्स एंड लायबिलिटीज। और क्या है? 209 बंडी क्या कह रहा है? 209 बंडी कहता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी रखने हैं। इफ प्रेस्क्राइब्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। हमको सेल एंड परचेज की डिटेल रखनी है बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसी रखनी है जिसके अंदर सेल्स एंड परचेज की डिटेल हो, रिसीट एंड पेमेंट की डिटेल हो, असेट एंड लायबिलिटी की डिटेल हो, तथा यदि कोई कंपनी इस तरह की है जिसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं, यदि कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रेस्क्राइब किए हैं तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स की भी डिटेल है। एवरी कंपनी हैज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये तो सर पता लग गया कि क्या रखना है। तो 209 क्या बताता है? क्या रखना है? व्हाट इज टू बी मेंटेन। हमको क्या रखना है? क्या रखना है? व्हाट रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन। क्या रखना है? व्हाट। लेकिन केवल व्हाट से काम नहीं चलता। वेयर, कहां रखना है? हमको क्या दूसरा सेक्शन कहता है, इसके अंदर आता है 2092। तो वो क्या बताता है? व्हाट, कहां रखना है? बुक्स ऑफ अकाउंट कहां रखना है? वेन्यू, यानी ये बताता है वेन्यू कहां रखना है? एट रजिस्टर्ड ऑफिस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां रखनी है? रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखनी है। सर ये तो बात ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखनी है। क्या हम रजिस्टर्ड ऑफिस से अलग नहीं रख सकते? कहीं और नहीं रख सकते? रख सकते हैं। ये सेक्शन बताता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी बीओडी बाई रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
पास कर दें स्पेसिफाइंग, जिसके अंदर ये बताएं क्या बुक्स, स्पेसिफाइंग रिजोल्यूशन, स्पेसिफाइंग, स्पेसिफाई करेंगे, बताएंगे कौन कौन सी बुक्स, स्पेसिफाइंग बुक्स एंड प्लेस। तो बुक्स आप कहीं और रख सकते हैं, कब रख सकते हैं कि आप एक रिजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करें, उसमें स्पेसिफाई करें कि बुक्स कौन कौन सी बुक्स हम रखना चाहते हैं, कहां रखना चाहते हैं, कौन सी बुक्स और कहां। उस रिजोल्यूशन में लिखा हो कौन सी किताबें और कहां पर रखनी है। ऐसा रिजोल्यूशन पास करिए। उस रिजोल्यूशन को 7 दिन के अंदर, बेटे आरओसी में ज्यादातर चीजों के लिए 30 दिन है, याद रखिए इस काम के लिए केवल 7 दिन है। 7 दिन के अंदर हमको क्या करना है, एक ई फॉर्म, बेटे आजकल हर चीज ई में जाती है, एक ई फॉर्म 23AA आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भेजना है 7 दिन के अंदर। इसके अंदर आप बताएंगे ये किताबें मैं दूसरी जगह रख रहा हूं, किताबें ये हैं, कैशबुक है, लेजर है, या ये डॉक्यूमेंट्स हैं, किस जगह रख रहा हूं, उस जगह का एड्रेस ये है। लेकिन वो एड्रेस कहां होना चाहिए, वो इंडिया में होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है किसी स्टेट के अंदर हो, लेकिन वो इंडिया में होना चाहिए। तो वो स्पेसिफाई करने के बाद में बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन कहीं और रख सकते। और भी सर कुछ इसके अलावा भी कोई कंडीशंस है कहीं रखने की? हाँ है। वो क्या है कि यदि आपकी ब्रांच है, तो यदि आपकी अपनी ब्रांच है तो आप क्या कर सकते हैं, 2092 के अंदर ही आपको क्या बताते हैं कि इफ द कंपनी इज हैविंग ब्रांचेस, तो बुक्स में भी केप्ट एट ब्रांच ऑफिस बुक्स रख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट ए समराइज्ड रिटर्न provided that a summarized return is sent to books may be kept at branch office. Summarized return is sent to head of registered office at reasonable interval. At reasonable interval, and this reasonable interval should not exceed more than 3 months. 3 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रांच में रख सकते हैं। क्लियर? तो बेटे क्या रखना है और कहां रखना है, तो क्या और कहां तो हमको पता लग गया सर, लेकिन कैसे रखना है, हम किताबें कब ये मानी जाएंगी किताबें सही हैं। तो बेटे इसके लिए सेक्शन आगे बढ़ता है, सेक्शन 209। तो सेक्शन 3 क्या कहता है, तो बेटे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में क्या बताता है कि क्या क्या रखनी है, कब बुक्स कंप्लीट मानी जाएंगी। तो बेटे ये बताता है कि बुक्स तब कंप्लीट मानी जाएंगी यदि वो ट्रू एंड फेयर रिफ्लेक्ट करती हैं, एक्रूअल बेसिस पर लिखी गई हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू है, क्या है, एक्रूअल बेसिस पर है। बेटे पहले क्या था, कैश बेसिस भी परमिटेड थी, लेकिन बाद में कंपनी का कमेंड कर दिया गया था, ये कंपलसरी कर दिया है, किताब कंपनी केवल एक्रूअल बेसिस पर रह सकती है। ट्रू एंड फेयर
व्यू एक्रूअल डबल एंट्री बेसिस, और बेटे ये भी डिसाइड हुआ है कि इट शुड बी इंडेलिबल इंक। बेटे ये लॉ में नहीं है, लेकिन डिसाइडेड केसेस के बेसिस पे आया, ना मिटने वाली इंक के हिसाब से बुक्स रखी होनी चाहिए। क्लियर? तो बेटे ये बात समझ में आई, ट्रू एंड फेयर, एक्रूअल, डबल एंट्री बेसिस एंड इंडेलिबल बेसिस, इंडेलिबल इंक। कुछ सेक्शन जो मैं यहां पर ही रिलेट देता हूं, ये सेक्शन है 541(2). तो बेटे 541(2) भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में कुछ कहता है। क्या कहता है तो वो भी समझ लीजिए, क्योंकि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आएगा आप केवल 209 से काम नहीं चला सकते। वो क्या कहता है 541 कि एवरी बुक्स ऑफ अकाउंट शुड कंटेन्स डिटेल्स अबाउट, शुड रिफ्लेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो पूरी इसके अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हो, फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस हो, वो ट्रांजैक्शंस उसके अंदर एंटर होने चाहिए। सेकंड क्या है, एनुअल स्टॉक टेकिंग होनी चाहिए, एनुअल स्टॉक टेकिंग होनी चाहिए। सेल्स के जितने भी आइटम्स हैं, सेल्स आइटम्स एंड उनकी डिटेल होनी चाहिए। और क्या बोलता है साथ में, डिटेल्स, नेम, पर्टिकुलर्स, किसके नेम्स पर्टिकुलर्स, ऑफ सेलर्स एंड परचेजर्स, किसके होने चाहिए, सेलर्स एंड परचेजर्स के पर्टिकुलर होने चाहिए। इफ नॉट रिटेल ट्रेड, यदि वो रिटेल ट्रेड नहीं है तो सेल और परचेजर के पूरी डिटेल होनी चाहिए, डिटेल होना चाहिए, नेम होना चाहिए। रिटेल के केसेस में तो बेटे संभव है नहीं, तो कहां तक देंगे। अब बेटे ये जो किताबें हैं ये कब तक रखते आएंगे, तो बेटे सेक्शन 209 क्या कहता है, ये बेटे 8 साल तक रखनी है किताबें। कब तक रखनी है, हमने पूछा क्या रखनी है, कहाँ रखनी है, तो हमने क्या क्या सीख लिया, क्या रखनी है, क्या रखनी है, कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, अब कब तक रखनी है। तो बेटा ये करते हैं 8 साल तक रखनी है यदि कंपनी, इफ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बिफोर 8 years, if incorporated or if company is less than 8 years old, तो क्या रखनी है, सिंस इनकॉर्पोरेशन। हमको क्या रखनी है, जब से शुरुआत हुई तब से रखनी है। कहां क्या रखनी है, कहां रखनी है, कैसे रखनी है। चलो हमने ये किताबें रख ली, इस किताब को देख कौन कौन सकता है, हु कैन इंस्पेक्ट, ये किताबें हमारी कौन कौन देख सकता है, ये भी हमारा कंपनी लॉ बताता है कि ये किताबें कौन कौन देख सकता है। तो ये इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, इंस्पेक्शन हमारा कर सकता है डायरेक्टर। कब कर सकता है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर, ड्यूरिंग वर्किंग आवर। कैसे कर सकता है, थ्रू हिमसेल्फ और थ्रू ऑथोराइज्ड एजेंट। लेकिन जब एजेंट है तो क्या हो सकती है, कंपनी क्या कर सकती है,
कंपनी में रिक्वायर, कंपनी क्या कह देती है कि एक आप एफिडेविट दीजिए, में रिक्वायर एफिडेविट, उस एफिडेविट में डिक्लेरेशन लेगी कि ये किताबें या जो इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं जाके डायरेक्टर को बताऊंगा, उसके अलावा किसी को नहीं बताऊंगा। तो ये कंपनी चाहे तो ना ले, और यदि कंपनी चाहे तो कंपनी में रिक्वायर एन एफिडेविट, यदि कंपनी ऐसा एफिडेविट मांगती है तो उस एजेंट को ये एफिडेविट देना, तभी कंपनी उसको बुक्स को इंस्पेक्शन के लिए देगी। क्या सर ये जो डायरेक्टर है, ये तो डायरेक्टर तो कंपनी के मालिक होते हैं? मालिक नहीं होते, ये मैनेजमेंट होता है। तो ये तो इनके राइट को देखने से तो कोई रोक नहीं सकता, इनका तो राइट पूरा होता है। बेटे जो आप कह रहे हो ये बात सही नहीं है। डायरेक्टर का राइट है, लेकिन ये राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है। यदि कंपनी को लगता है कि डायरेक्टर को बुक्स दिखाने से कंपनी का इंटरेस्ट प्रभावित होता है, यदि उसके पास सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है, अगर उसे लगता है कि ये जो डायरेक्टर है वो कॉम्पिटिटिव कंपनी का भी डायरेक्टर है, उसको पता लग जाएगा किस रेट में हम खरीद रहे हैं, किस रेट में बेच रहे हैं, किस रेट में हम टेंडर भर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, यदि ये पता लगने की केस में हमारा काम गड़बड़ हो सकता है, तो उस केस में वो रिफ्यूज कर सकता है। तो सर ये बताइए, ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये तो सर मालिक होते हैं, ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं? बेटे शेयर होल्डर्स को कोई राइट नहीं है, केवल वो तब इंस्पेक्ट कर सकते हैं इफ इट इज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बेटे यदि आर्टिकल्स में प्रोवाइड किया गया है तभी मेंबर्स को राइट है इंस्पेक्शन का, अदरवाइज मेंबर्स को राइट इंस्पेक्शन का नहीं है। चलो सर, ये तो हमको पता लग गया कि क्या रखना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कब तक रखना है, कौन देख सकता है, लेकिन किसी ना किसी की जिम्मेदारी तो फिक्स की होगी। कंपनी लॉ बोर्ड ने कहीं ना, कंपनीज एक्ट ने कहीं ना कहीं जिम्मेदारी फिक्स होगी। कौन रखेगा इसको? कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन एकदम जायज है और पूछना चाहिए था। यह दिखाता है आपका इंटरेस्ट, अवेयरनेस और आपकी सीखने की इच्छा। तो बेटे क्या है कि उनका राइट क्या है, कौन मेंटेन करेगा? तो बेटे सबसे पहले इसकी जो रेस्पॉन्सिबल है, ये 209 4 and 5 सेक्शन के अंदर, 209 5 and 6 के अंदर दिया गया है कि एवरी कंपनी के अंदर क्या है, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, दे आर द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक। और ऑफिशियल थर्ड थिंग है, इफ नो एमडी और मैनेजर, यदि कोई एमडी नहीं है और कोई मैनेजर नहीं है, तब क्या होगा? तब एवरी डायरेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल, हर एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी बन जाती है। एवरी डायरेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। और यदि इसमें कोई गड़बड़ी की तो क्या होगा? 6 महीने की जेल और 10,000 रुपीज का फाइन। लेकिन अगर ये हम प्रूव कर देते हैं कि कोई बिलफुल डिफॉल्ट नहीं था, गलती मिस्टेक से हो गई, तो केवल फाइन लगेगा, जेल बच जाएगी। लेकिन इसके लिए क्या है? इसके लिए भी तोड़ है। एमडी मैनेजर कोई रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू उसको अपॉइंट करके उसको चार्ज दे सकते हैं,
उसको रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। जब यदि उन्होंने रेस्पॉन्सिबल एक ऑफिसर्स को बना दिया और उसको अपना चार्ज दे दिया, तो दैट पर्सन विल बी रेस्पॉन्सिबल, और उस केस में खुद जेल जाने से बच जाएंगे, पेनल्टी और उससे बच जाएंगे। उस केस में दैट पर्सन विल बी रेस्पॉन्सिबल। ओके, तो बेटे बात आई समझ में? सर ये तो आ गई, क्या रखना है, कैसे रखना है, क्या रखना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कब तक रखना है, कौन देख सकता है और किसको रखना है, ये तो सब बात समझ में आ गई। तो और भी सर तो इसमें है कुछ 209 में है बेटे। 3 दादा हैं कंपनीज एक्ट के बेटे। कौन कौन? आरओसी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेबी। तो बेटे वो एक सेक्शन इंसर्ट किया हुआ है जिसको कहते हैं सेक्शन 209A। क्या इंसर्ट किया हुआ है? 209A। तो बेटे ये 209A क्या कहता है? ये कहता है 3 दादा हैं, एक है आरओसी, एक है सेबी और एक है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तीनों आदमी कोई ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। आरओसी का में कोई आरओसी रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेबी या गवर्नमेंट में कोई भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर, वो कंपनी के अंदर कंपनी की बुक्स का इंस्पेक्शन कर सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, एंटर कर सकता है प्रीमिजेज में, कॉपी ले सकता है, एक्सट्रैक्ट ले सकता है, मार्क पुट कर सकता है, सिग्नेचर अपना कोई साइन डाल सकता है, मार्क डाल सकता है। और उसके अलावा बस खत्म कर रहा हूं, उसके अलावा क्या है कि बेटे उसको पावर है सिविल कोर्ट की, ही कैन समन द पीपुल एंड टेक द स्टेटमेंट अंडर ओथ। किसी भी व्यक्ति का स्टेटमेंट ले सकता है। और ऑल द पर्संस हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट are responsible and are legally bound to provide any assistance to all the officers. यदि इन्होंने असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड की तो बेटे जो फाइन और पेनल्टी तो लगेगी। उसके अलावा हिज ऑफिस विल बी डीम्ड टू बी वैकेटेड, उसका ऑफिस भी खाली हो जाएगा और अगले 5 सालों तक वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो ये हुआ आपका सेक्शन 209। आफ्टर ब्रेक हम आगे शुरू करेंगे सेक्शन 210 से। तब तक के लिए 5 मिनट का ब्रेक। थैंक यू वेरी मच।